हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस कोर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र जो कि है पूर्व बाल्यावस्था एवं परिचर्या एवं शिक्षा। जी हाँ, तृतीय प्रश्न पत्र पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का आज हम आपके लिए पहला इकाई लेकर आए हैं। जी हाँ, पहला इकाई यानी यूनिट नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसके ऊपर टोटल 20 नंबर आवंटित है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है 20 नंबर का आता है और आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा 70 नंबर का। जी हाँ, 70 मार्क्स का आपका ये पूरा प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसमें से आपके इस प्रथम यूनिट प्रथम इकाई में 20 अंक जो है आवंटित है, यानी कि इसमें 20 नंबर लेने का पूरा मौका है। पासिंग मार्क्स भी दिलवा सकता है पूरी तरह से एक ही यूनिट। इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न आता है, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है और 3 अंकों का एक प्रश्न, 2 अंकों के 2 प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज उसमें 4 आते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो अंक है 20 आवंटित है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इकाई है, इसे पढ़कर आप डीएलएड की परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सारे प्रश्न उत्तरों को जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जो बार बार आ चुके हैं और इनके ही आने की संभावना होगी, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो अभी यहां पर देखेंगे सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है ईसीसी। जी हाँ, ईसीसी का पूरा नाम, ईसीसी की आवश्यकता, ईसीसी की खासियतें विशेषताएं, इसका उद्देश्य, सब कुछ इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस पे कोई भी सवाल आ सकता है। ईसीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ईसीसी का पूर्ण नाम पूछ सकता है, ईसीसी के उद्देश्य पूछ सकता है, ईसीसी की आवश्यकता क्यों है, ईसीसी क्या कार्य करता है, ये सारे सवाल पूछ सकता है। तो मैंने एक ही सवाल में उन सभी प्रश्नों के उत्तर को समावेश किया हुआ है। तो यहां आपको प्रत्येक उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो ईसीसी से संबंधित होंगे, अर्थात आप ये एक प्रश्न पढ़कर कई सारे प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे, समझ पाएंगे और परीक्षा में लिखकर अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ईसीसी क्या है? ईसीसीई का पूर्ण नाम लिखिए। ईसीसी की आवश्यकता पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। जी हाँ, ईसीसी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक बचपन या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर ईसीसी, ये तीनों के तीनों एक ही शब्द हैं। अगर इस प्रकार से कुछ भी आए तो आपको समझ जाना है ईसीसी के बारे में लिखने कहा गया है। तो ईसीसी का पूरा A to Z तक सब कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। चलिए देखिए, ईसीसी का पूर्ण नाम सबसे पहले जान लीजिए, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जी हाँ, ईसीसी का पूर्ण नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, अर्थात हिंदी में इसे ईसीसी को बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा कहा जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा। जी हाँ, बाल्यावस्था के पहले का जो देखभाल करनी होती है बच्चों की 0 से 6 वर्ष तक की आयु तक। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था होता है जो ईसीसी है, वो 0 से 6 वर्षों तक ही दिया जाता है और वही सबसे महत्वपूर्ण जो है आयु काल होता है एक बालक के जीवन में। तो वही बाल्यावस्था पूर्व, बाल्यावस्था यानी कि 6 साल के पहले जो भी चीजें होंगी उसकी देखभाल और उसमें एजुकेशन यानी कि शिक्षा, उसे ही कहा जाता है ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली मतलब क्या होता है? पूर्व, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, केयर मतलब देखभाल और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो उसका हिंदी रूपांतरण यहीं पर आपके सामने है और आपको दोनों लिख कर आना है। जब भी एग्जाम में पूछे ईसीसी क्या है तो आपको ये नहीं बोलना कि भाई हिंदी पूछ रहा है तो हम इंग्लिश में क्यों लिख कर आएंगे। नहीं, लिखना पड़ता है, क्योंकि ईसीसी का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में ही बताएंगे। ये ईसीसी बाल्यावस्था से थोड़ी है, ये तो हिंदी अर्थ है उसका फुल फॉर्म नहीं, इसका पूर्ण नाम नहीं है। ईसीसी का पूर्ण नाम तो यही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में इसी को कहते हैं बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा। तो यहां पर मैं समझ गया हूं कि आपको इतना तो आ ही गया है कि भाई ईसीसी क्या है, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईसीसी की आवश्यकता क्या है, ईसीसी के उद्देश्य क्या है, ईसीसी क्या क्या करता है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ईसीसी के उद्देश्य। ठीक है, इसे प्रारंभिक बचपन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर बाल्यावस्था पूर्व या फिर इसे ईसीसी भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर यहां पर आपको मिलेगा। तो आपको यही ध्यान देना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ईसीसी के उद्देश्य क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा जो है, बाल्यावस्था पूर्व जो है, ये सब का एक ही उत्तर होगा यही। तो चलिए हम जान लेते हैं कि भाई उद्देश्य क्या है, क्यों ईसीसी फॉलो कराना है, क्यों ईसीसी लागू करनी है, ईसीसी से क्या फायदा होगा बच्चों को, माता पिता को, शिक्षकों को क्या फायदा होगा ईसीसी से, क्या बालक का सर्वांगीण संपूर्ण विकास होगा या नहीं होगा, किस तरह से ईसीसी मदद करता है एक बालक, एक छात्र के जीवन में। चलिए हम देखते हैं।
पहले सबसे पहला, बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। जी हां, बच्चों के समग्र विकास यानी कि टोटल डेवलपमेंट, पूरा विकास, ठीक है। उनकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद से लेकर मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए ईसीसी की बहुत आवश्यकता है। जी हां, बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य क्या है? बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। दूसरा क्या? औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना। जी हाँ, 6 साल के पहले जो बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, इस समय में तो स्कूल जाते ही नहीं है, तो स्कूल जाने से पहले में कुछ तो आना चाहिए। स्कूल जाने से पहले उनके अंदर कुछ ज्ञान, कुछ तरह के तौर तरीके उनके पास होने चाहिए, तो उसी चीज को क्या करना? विकसित करना। बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना। जी हाँ, स्कूल भेजने के लिए बच्चों को तैयार करना। तीसरा, सीखने के लिए प्रेरणा देना कि बालक सीख पाए, जो नया बालक है वो क्या करे? सीख पाए, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा देना। चौथा, प्राथमिक स्कूल में अपव्यय और ठहराव को कम करना। जी हाँ, प्राथमिक स्कूल में अपव्यय और ठहराव यानी कि यहां पर बच्चों के सीखने की क्षमता कभी कभी धीमी पड़ जाती है। अगर अच्छी तरह से उन्हें गाइडेंस नहीं मिले, अच्छी तरह से दिशा निर्देश नहीं मिले, मार्गदर्शन नहीं मिले, तो उनका सीखने का जो टैलेंट है, जो गुण है, वो कम हो जाता है। यानी अक्सर बच्चे पहली दूसरी कक्षा में बड़े होशियार होते हैं, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन ना मिले, देखभाल ना मिले, तो वो धीरे धीरे मंद बुद्धि होते जाते हैं। या फिर अगर सही देखभाल मिले तो मंद बुद्धि बालक भी अच्छा बन सकता है, तेजस्वी बालक बन सकता है, यदि ईसीसी लागू है तो। ठीक है, प्राथमिक स्कूल में अपव्यय, टैलेंट का वेस्ट हो जाना, अपव्यय करना, समय व्यर्थ करने से अच्छा बच्चों को सिखाना। ठीक है ना, प्राथमिक स्कूल में अपव्यय और ठहराव को कम करने के लिए ईसीसी की आवश्यकता है, यही ईसीसी का उद्देश्य है। माता पिता और बच्चों की बातचीत में सुधार करना। जी हाँ, माता पिता और बच्चों की बातचीत में सुधार करना, यानी ये वही आयु है जिसमें माता पिता और बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, एवं उनका जो रिश्ता होता है वही क्या करता है? एक दूसरे के चरित्र को विकसित करता है। तो ये बहुत जरूरी है। यही पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्रारंभिक बचपन, ईसीसी के उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य? एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, सीखने के लिए प्रेरणा देना, और प्राथमिक स्कूल में अपव्यय और ठहराव को कम करना, साथ ही साथ माता पिता और बच्चों की बातचीत में सुधार। जी हाँ, तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सिर्फ इतना सवाल भी पूछ सकता है, सिर्फ इतना भी पूछ सकता है, या दोनों भी पूछ सकता है। अब तीसरा भी है यहाँ पर, ईसीसी प्रारंभिक बचपन का प्रभाव एवं आवश्यकता। प्रारंभिक बचपन में या फिर ईसीसी में क्या आवश्यक, बचपन में क्या होता है? ठीक है ना, ईसीसी की आवश्यकता क्यों है भाई? बचपन में ईसीसी क्यों पढ़ाना है? ठीक, बचपन में ईसीसी का क्या प्रभाव होता है? कई प्रकार के सवाल पूछ देंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इतना ही लिखना है, और इसको आप और डिटेल में थोड़ा सा सेंटेंसेस को और इन वाक्यों को और डिटेल में लिख सकते हैं और विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, जिससे आपको और अधिक और अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, यहां तो मैं आपको बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, एक थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे लिखना होता है। ठीक है, सभी छात्र आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कई प्रश्न मैंने यहां पर समावेश किए हैं, सिर्फ एक प्रश्न नहीं है। आपको बार बार बता रहा हूं, ये एक प्रश्न नहीं है, ये ईसीसी का पूर्ण नाम तो है ही है, साथ ही साथ ईसीसी के क्या उद्देश्य होते हैं ये भी बताया मैंने, ईसीसी क्यों जरूरी है मैंने ये भी बताया, ईसीसी की आवश्यकता क्या है, ईसीसी का प्रभाव क्या है, वो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न यहां पर समावेश हैं एक ही प्रश्न के उत्तर। ठीक है, तो कई सारे उत्तरों को आप यहां देख पाएंगे। चलिए, क्यों आवश्यकता है ईसीसी और ईसीसी का प्रभाव क्या होता है बचपन में, उसकी बात करते हैं। पहला, बच्चों के विकास एवं अधिकार के लिए। जी हाँ, बच्चों का यदि आप विकास चाहते हैं, उनके अधिकार उनको मिले ऐसा चाहते हैं, तो ईसीसी लागू करना पड़ेगा। भाई अगर बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चों का अधिकार कहां होगा? बच्चों की देखभाल कैसे होगी? बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? ठीक है ना, ये बातें बच्चों के विकास एवं अधिकार के लिए, यदि बच्चों का विकास करना है, उनका अधिकार देना है, तो भाई ईसीसी लागू करो। दूसरा, नियमित स्कूल जाना एवं पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना। जी हाँ, नियमित स्कूल जाने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना। बच्चे अक्सर 5वीं तक जाकर स्कूल छोड़ देते हैं या आगे जाकर स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बचपन में पढ़ाई का महत्व नहीं बताया। जिन छात्रों को बचपन से ही पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो आपका भविष्य सुधरेगा, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा, अगर इस प्रकार की शिक्षा उनको बचपन में मिले तो वो कभी पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई के प्रति बहुत ही सीरियस रहेंगे, बहुत ही ज्यादा वो पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेंगे। लेकिन अगर ईसीसी ना हो तो उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो बताएगा कि पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कम छूटे, यानी बच्चे जब पढ़ाई करने स्कूल में जाते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन देखना आप उसमें से कई बच्चे 5वीं तक स्कूल छोड़ देते हैं, कई 8वीं 10वीं जाते जाते छोड़ देते हैं, कुछ बारी करके भी छोड़ देते हैं। तो ये प्रवृत्ति कम होनी चाहिए, ऐसा ना हो, पूरी अपनी पढ़ाई करे ग्रेजुएशन कॉलेज तक, नौकरी मिलने तक, तो उसके लिए हमें ईसीसी लागू करना पड़ेगा। ठीक,
बच्चों के विकास एवं अधिकारों के लिए। दूसरा, नियमित स्कूल जाना एवं पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना और डेली स्कूल जाने की जो एबिलिटी है बच्चों के अंदर आ जाए, वो भावना आ जाए कि रोज स्कूल जाना है। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाना। जी हाँ, जैसा कि आप आमतौर पर देख पाते हैं कि लड़कों और लड़कियों के कंपैरिजन में अगर उनकी तुलना की जाए लड़कों और लड़कियों में, तो अधिक लड़कियां जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं या फिर उनका नामांकन कम होता है, माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते। और लड़कियों भी, जो लड़कियां होती छात्राएं, वो पढ़ने में कम रुचि रखती है क्योंकि उन्हें गृह कार्यों में, घर के कामों में लगा दिया जाता है या कम आयु में उनकी शादी कर दी जाती है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि जितनी भी लड़कियां होती है उसमें से बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो स्कूल में एडमिशन नहीं कर पाएंगी, नामांकन नहीं कर पाएंगी। तो यदि हमें स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ानी है, उनकी नामांकन संख्या बढ़ानी है, तो हमें क्या करना होगा, ईसीसी लागू करना पड़ेगा ताकि हर बच्चे को इसकी आवश्यकता हो, इसका महत्व पता चले। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिए भी ईसीसी की आवश्यकता है। ठीक है, वयस्क होने पर एक बेहतर जीवन। जी हाँ, ईसीसी क्या करता है, एक वादा करता है कि आप जब वयस्क हो जाएंगे तो आपको एक बेहतर जीवन मिलेगा। जी हाँ, अगर आप बचपन में छोटे हैं, और बचपन सभी छोटे होते हैं एक्चुअली, तो आपको एक केयर मिलेगी, आपको एक देखभाल मिलेगी, आपको शिक्षा मिलेगी, तब आपका जो भविष्य होगा तैयार होता। कहते हैं ना कि छात्र जो है, बचपन जो है, हम सभी लोग भविष्य है, भारत का भविष्य है। तो भारत का भविष्य को अगर अच्छी शिक्षा मिले तो आगे चल के वो अच्छा जीवन जिएगा। अगर मान लो आपको बचपन में 0 से 6 वर्ष तक की आयु तक आपको कोई शिक्षा संस्कार ना मिले, तो आप वयस्क होकर, जरूरी है कि वयस्क होकर हमें नौकरी ना मिले, वयस्क होकर हम अच्छा जीवन ना जी पाए, हमें सही मार्गदर्शन ना मिले। इस वजह से सही मार्गदर्शन मिले, अच्छा जीवन मिले, इसलिए हमें ईसीसी की आवश्यकता है। बच्चों के अस्तित्व का विकास, सुरक्षा और सहभागिता के लिए। जी हाँ, बच्चों के अस्तित्व, विकास, सुरक्षा और साथ ही साथ सहभागिता। जी हाँ, ये 3 चीजों पर आधारित होता है। बच्चों का विकास, सुरक्षा और सहभागिता, ये 3 चीजें बहुत आवश्यक होती है किसी भी छात्र के जीवन में। और ये तभी हो पाएगा जब क्या लागू रहेगा, ईसीसी। जब क्या प्रदान किया जाएगा, ईसीसी। तो यहां पर हमने कितने प्रश्न के उत्तर देख लिए, मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, पहला, ईसीसी का पूर्ण नाम। ठीक, दूसरा कि ईसीसी के उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक बचपन के उद्देश्य क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। 4 प्रश्न। 5वां, ईसीसी का प्रभाव एवं आवश्यकता। 5 प्रश्न। प्रारंभिक बचपन का प्रभाव एवं आवश्यकता। 6। प्रारंभिक बचपन का सिर्फ प्रभाव, प्रारंभिक बचपन का सिर्फ आवश्यकता, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता या ईसीसी की आवश्यकता या फिर ईसीसी का प्रभाव। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर हमने यहां पर जान लिए। या फिर क्या भूमिका अदा करता है ईसीसी एक छात्र के जीवन में, एक बालक के जीवन में, उस प्रश्न का उत्तर भी यही रहेगा। तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर हमने जान लिए मात्र एक प्रश्न पढ़कर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की, जो कि है प्रारंभिक बचपन में शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान है। 3 शब्द याद रखोगे तो पूरा आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो 3 बातें हैं, 3 शब्द हैं जिन्हें याद रखने से हम पूरा का पूरा उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो यहां पर मुझे एक सवाल नहीं, यहां पर 3-3 सवाल नजर आ रहा है। मैं आपको 3-3 सवाल सिखा दूंगा सिर्फ एक प्रश्न से। सवाल यह है कि प्रारंभिक बचपन में शिक्षा की प्रकृति, मतलब जो स्टार्टिंग में एजुकेशन, बचपन में जो एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, कैसी पढ़ाई लिखाई होती है। दूसरा कि उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, भाई उसमें कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या होता है, बस वही। और चलिए उसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, प्रारंभिक बचपन अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अभी प्रारंभिक बचपन की जगह पूछ सकता था पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल वही है, जवाब भी वही लिखना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस घुमा फिरा के पूछा है भाई, प्रारंभिक बचपन को पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रारंभिक बचपन अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों से प्राप्त होती है। सभी को पता है भाई, स्कूलों से मिलती है शिक्षा। बचपन की जो शिक्षा होती है 0 से लेके 6, यानी कि 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे या 10 वर्ष तक के बच्चे, इनको एजुकेशन कहां से मिलती है, विद्यालयों से। महाविद्यालय कॉलेज से तो मिलती नहीं है, स्कूल से ही मिलती है पढ़ाई। ठीक है, घर से भी नहीं मिलती, स्कूल से ही। तो उनका जो एजुकेशन होता है कहां से होता है, विद्यालय से। तो वही बताया भाई कि प्रारंभिक बचपन अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों से प्राप्त होती है। प्रमुख रूप से पूर्व प्राथमिक विद्यालय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जी हाँ, जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए इन प्रकार के होते हैं। देख लो कौन से 3 दिए भाई, तीनों नाम याद रखो। मैंने कहा था ना 3 शब्द याद रख के, तो वही है 3 शब्द है। किंडरगार्टन विद्यालय, छोटे बच्चों का स्कूल जो होता है एकदम किंडरगार्टन, जहां पे खेल खेल में सिखाते हैं। दूसरा नर्सरी स्कूल, जहां छोटा सा ABCD 1 2 3 सिखाया जाता है, स्टार्टिंग किया जाता है। और तीसरा मॉन्टेसरी स्कूल, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, तो इन तीनों की बात हम करने वाले हैं।
ये एक एक अलग अलग करके सवाल भी पूछ सकता है कि किंडरगार्टन विद्यालय के बारे में एक लेख लिखिए, उसके बारे में बताइए, या फिर नर्सरी स्कूल के बारे में लिखिए, उस पर लेख लिखिए, उसके बारे में बताइए, मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में लिखिए, उस पर लेख बताइए। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये किसके द्वारा शुरू किया, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये सब कुछ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो सब कुछ ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। पहला है किंडरगार्टन विद्यालय, जो न्यूनतम 4 वर्ष की आयु तक होता है। जी हाँ, जब तक बच्चे 4 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें पढ़ने लिखने यहीं पर भेजा जाता है। जी हाँ, किंडरगार्टन विद्यालय, जहां बच्चों को खेल खेल में झूला, गोल गोल घुमाना, अलग अलग चीजों से, उसमें प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की चीजें होती है जिससे वो देखते हैं और फिर सीखते हैं। उन्हें रटवाया नहीं जाता, उन्हें दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल समझ लीजिए। ठीक है, ये फ्राबेल के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, फ्राबेल व्यक्ति जो पहली बार उन्हें बच्चों के लिए सीखने के लिए जो सिद्धांत दिया है, उन्हीं के नाम पर आधारित है। तो फ्राबेल के द्वारा किंडरगार्टन विद्यालय स्थापित है। किंडरगार्टन विद्यालय का सिद्धांत किस पर आधारित है? फ्राबेल के विचारों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये अलग क्वेश्चन है। अब ये किंडरगार्टन विद्यालय में बच्चे क्या करते हैं? मौखिक रूप से सीखते हैं, प्रत्यक्ष कोई भी चीजों को देख के। जैसे मैं कहूंगा पेन, तो हम तो पेन, PEN पेन या एक की मात्रा ना ऐसे सीख लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को पेन का मतलब ही समझेगा, उसको पेन दिखाएंगे, देखो ये पेन। तो प्रत्यक्ष चीजों को दिखा के, प्रैक्टिकली दिखाकर उन्हें ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये किंडरगार्टन विद्यालय में होता है। और ये कब तक रहता है भाई? न्यूनतम 4 वर्ष की आयु तक होता है। 4 साल तक जब तक बच्चे नहीं हो जाते तो अगर पढ़ने भेजना है तो यही भेजना पड़ेगा। और ये किंडरगार्टन विद्यालय किस पर आधारित है? तो भाई फ्राबेल के सिद्धांत पर आधारित है, फ्राबेल के प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक, अब आते हैं दूसरा, नर्सरी स्कूल। नर्सरी के बारे में तो सभी जानते होंगे। नर्सरी स्कूल 2 से 4 वर्ष की आयु में रहता है। जी हाँ, किंडरगार्टन होने के बाद 2 से 4 वर्ष की आयु में नर्सरी स्कूल भेजा जाता है। नर्सरी स्कूल में देखना, बच्चे छोटे छोटे जो रहते हैं, जो बचपन में स्कूल जाते हैं, तो वहां पर उन्हें खेल खेल में सिखाया जाता है। साथ ही साथ उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि गिनती, पहाड़े तो नहीं, गिनती, चीजों को गिनना, क्या किस चीज को क्या बोलते हैं, चीजों को पहचानना, इस प्रकार की चीजें सिखाई जाती है छात्र को। ठीक है, तो ये नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये मार्केट मैकमिलन के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, मार्केट मैकमिलन के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जान लो, जहां लिखे हैं वही देख लो, मैंने यही लिख दिया है। फ्राबेल किंडरगार्टन, मार्केट मैकमिलन नर्सरी स्कूल। ये कहां से कहां तक भाई? 2 से 4 वर्ष तक की आयु तक की होता है। इसमें नर्सरी में चीजों को पहचानना, चीजों को गिनना और उनके नाम जानना, ये सिखाया जाता है। किसी भी चीज को देखना, उसको दोहराना, ठीक है ना, उसी प्रकार से। तीसरा जो है मॉन्टेसरी स्कूल है भाई। मॉन्टेसरी स्कूल ये 2 से 6 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें बच्चा LKG UKG, आपने सुना ही होगा, बड़ी गोल छोटी गोल बोलते हैं जी, तो उस स्कूल में जाते हैं और वहां पर बच्चों को थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा अपर लेवल का सिखाया जाता है। यानी नर्सरी स्कूल में जो सीखा उससे थोड़ा सा अलग सिखाया जाएगा। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है भाई? तो ये मैरिया मॉन्टेसरी, जी हाँ, मैरिया मॉन्टेसरी के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने पहली बार मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की थी और इसको देख देखे और भी कई जगहों पर, बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों में, इलाहाबाद वगैरह जैसे शहरों में मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना कर दी गई, जिससे बच्चे, बालक जो है प्रारंभिक समय में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। हमारे यहाँ पर 2-3 प्रश्नों के उत्तर है। पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक बचपन में शिक्षा की प्रकृति, ऐसी शिक्षा मिलती है। दूसरा, इस शिक्षा की विशेषता क्या है? कि किंडरगार्टन होता है, नर्सरी स्कूल होता है, मॉन्टेसरी होता है, कब से कब तक होता है वही बताना है, सिद्धांत किसके पर आधारित यही बताना है। फिर और सवाल पूछ सकता है, किंडरगार्टन पर एक लेख लिखिए, या फिर नर्सरी स्कूल पर लेख लिखिए, या फिर मॉन्टेसरी स्कूल पर लेख लिखिए। ये क्या होता है बताइए, किसके सिद्धांत पर आधारित है वो बताइए। ऐसे तो इतने सारे सवालों के जवाब हमने एक ही सवाल से पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न, जिसमें लगभग हम 5-6 प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। और चलिए बढ़ते हैं हमारे तृतीय प्रश्न की तरफ। तो चलिए छात्रों, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे अति महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है बाल विकास के चरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बाल विकास के चरण कौन से होते हैं, उसमें किस किस प्रकार के कार्य बालक कर पाता है, और इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ, बाल विकास के अलग अलग चरण होते हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि बालक जब विकास करता है, जब वो 6 महीने का होता है, जब वो साल भर का होता है, 2 साल का होता है, तो कौन कौन सी गतिविधियां वो कर सकता है, किस प्रकार के काम वो कर पाता है। तो यही सारी बातें जो है विकास के चरण है, उन्हीं की बात हम करते हैं। तो देखिए, बाल विकास विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न शोध अध्यायों पर आधारित बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों में कुछ मापदंड निम्न है। जी हाँ, जब बाल विकास कैसे होता है, वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने खूब शोध किया, गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि बाल विकास के अलग अलग चरण होते हैं। यानी इतने समय में बच्चा यही सीखता है और इस आयु में जाकर ये बातें सीखता है। तो इस प्रकार की चीजों को ही बाल विकास का चरण किया गया कहते हैं। उन्हीं की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो 3 चरण होते, पहले जान लो कौन कौन से 3 चरण होते, मोटी मोटा वो जान लो। पहला, आयु जन्म से 1 वर्ष तक, दूसरा 1 से 2 वर्ष तक, और तीसरा 2 से 3 वर्ष तक। बड़ा आसान है, जन्म से 1, ठीक,
जन्म से 1, 0 से लेके 1 तक। फिर दूसरा 1 से 2 तक, ठीक है। तीसरा 2 से 3 तक, बड़ा आसान है। तो बालक के कैसे विकास के चरण होते हैं वही यहाँ बात बताई गई है। आयु 1 महीने का, जब बालक 1 महीने का होता है तो भाई वो देख सकता है, पहचानना सीखता है, देखता है सिर्फ, है ना। वो अपने आंखें, अपने जो सर है उसको हिलाना सीख पाता है, आसपास की चीजों को सुनना सीख पाता है। 1 वर्ष का जब हो जाता है तो 1 महीने का। फिर आयु जब 3 महीने की हो जाती है तो अपने हाथों को, पैरों को हिलाना सीख पाता है। जी हाँ, वो अपने हाथों पैरों को हिला सकता है। और 6 महीने के होने पर वो अपने मुंडी को, अपने धड़ को स्थिर रख पाता है, आसपास की चीजों को सुन पाता है बहुत अच्छे से, और उस पर रिएक्ट भी कर पाता है, यानी उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी कर पाता है। और आयु जब 9 महीने का हो जाता है तो बालक बैठ सकता है। जी हाँ, घुटनों के बल बैठ सकता है, साथ ही साथ रेंग भी सकता है, और 9वें महीने तक वो कुछ ना कुछ आवाजें भी निकाल पाता है। जी हाँ, छोटी मोटी आवाजें निकाल पाता है। आयु जब 1 वर्ष की हो जाती है तो बालक चलना भी शुरू करते हैं, और उनके दांत तो आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस आयु में वो इस प्रकार से विकास के चरण से गुजरते हैं। ये 0 से लेके 1 वर्ष तक, यानी जन्म से 1 वर्ष तक। उसके बाद 1 से 2 वर्ष तक के विकास के चरण क्या होते हैं? 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों में क्या क्या होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होगा? चलना सीखेगा, ठीक है। और उसके जो अंग होंगे, शरीरों के अंग जो होंगे मजबूत होंगे, हाथ पैर जो उनके थोड़े से विकास होगा उनमें, है ना। पैर उसके सीधे होंगे, हाथ उसके सीधे होंगे, और बढ़ेगा, है ना, विकास होगा, वजन बढ़ेगा। भाषा का विकास, यहाँ पर वो नए नए शब्द बोलना सीखता है और बोली गई आवाजों के ऊपर प्रतिक्रिया भी देता है। और सामाजिक विकास, समाज में विकास उसका, दैट मीन समाज में रह रहा है तो लोगों को पहचानना सीखता है, ठीक है, पहचानना सीखता है। यानी बच्चा जो छोटे से लेकर बड़े होने तक, 3 साल तक आने तक क्या क्या कर सकता है वही यहाँ बताएगा। और आप खुद भी देख सकते हो, आपने आसपास देखा होगा, अपने परिवार में बच्चों को देखा होगा, अपने छोटे भाई बहन को देखा होगा, या आसपास कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तो आप समझ जाओगे। 2 से 3 वर्ष तक के विकास के चरण, भाई 2 से 3 वर्ष तक के विकास के चरण शारीरिक। 2 से 3 वर्ष के तो वो बच्चा चलना और दौड़ना बढ़िया से सीख पाता है, ठीक है, मजबूती से दौड़ पाता है। फिर भाषा अच्छी हो जाती है, बोलना सीख पाता है, वाक्यों को बोल पाता है। पहले शब्द बोल सकता था, ये 1 से 2 वर्ष तक इसमें साफ साफ शब्द बोल लेता था, ठीक है। और अब 2 से 3 वर्ष तक क्या हुई, वो भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, साथ ही साथ पूरे वाक्य को बोल पाता है। और समाज में वो लोगों को पहचानता है, लोगों से मिलना जुलना और घूमना फिरना ही चलता है, जिस कारण वह सामाजिक घुल मिल जाता है समाज में, ठीक है। तो ये बालक के विकास के चरण है, बाल विकास के चरण की ये अवधारणा है। तो इस प्रकार से है, एक एक में लिखना है कि 1 महीने में क्या क्या कर सकता है, छोटी छोटी बातें लिखिए। 3 महीना तो क्या क्या कर सकता है लिखिए। तो ऐसे करेंगे आप, लिखेंगे तो बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा बढ़िया से। 5 नंबर, 4 नंबर या 3 नंबर के लिए तो काफी है, आपको मिल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न, बाल विकास के चरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछली बार की डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा में ये सवाल 5 नंबर के लिए, 5 अंकों के लिए पूछा गया था। जी हाँ, 5 अंक। इसे पढ़कर आप 5 अंक हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी फुल चांसेस है कि आएगा। पुराने पेपर में से लगभग 20% to 30% रिपीट होते हैं। जी हाँ, जो 20 से 25% प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं, तो उसमें से ये एक हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी बात हम करते हैं। अथवा में तो जरूरी आ जाएगा, प्रश्न अथवा में भी आते हैं, तो बड़ा आसान है आपके लिए, ठीक है। सवाल क्या है कि विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए, या फिर बालक को सीखते समय प्रारंभिक अधिगम में कौन सी चुनौतियां आती हैं, बच्चे को सीखने में कौन सी रुकावटें आती हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में, प्रारंभिक समय में, ठीक है। उन्हीं चुनौतियों का वर्णन करना है। तो भाई देखो क्या क्या परेशानी आती है, बच्चे के पास स्कूल नहीं होता, स्कूल होता तो अच्छे टीचर नहीं होते, अच्छे टीचर होते भी हैं तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होता, या सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं होता। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो रुकावट बनती हैं, तो उन्हीं बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको खुद से पता है ये बातें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, जिससे अच्छे नंबर मिल पाए, ठीक है। तो कुछ कुछ खास पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया हूं जहां आप इस पे लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहला कि वर्तमान में हमारे सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं अधिगम की, वो निम्नलिखित हैं। जी हाँ, ये अधिगम मतलब होता है सीखना। तो अधिगम में सीखने के प्रति जो जो प्रॉब्लम्स है, रुकावटें हैं, चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो वही देखिए, सबसे पहला है शिक्षा का व्यवसायीकरण। जी हाँ, बच्चों का जो एजुकेशन है उसे व्यवसाय यानी कि बिजनेस बना दिया गया है। यानी कि जो टीचर हैं उसमें जो पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं, ये नहीं, बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई कराएंगे। तो ये गलत है। अच्छा शिक्षक बच्चों को ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देता है, जो हमें करना होता है, ठीक है। और जो स्कूल है उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, बच्चों के महंगे महंगे ड्रेस, बच्चों की महंगी महंगी किताबें, लेकिन बच्चों को एजुकेशन कुछ नहीं मिलता। बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के कोचिंग और ट्यूशन लगानी पड़ती है, तो जो बहुत ही बुरी बात है। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण जो किया जा रहा है उसी का नतीजा है। सबसे बड़ी बाधा और सबसे महत्वपूर्ण बाधा यही है, जिसे दूर करने की सख्त आवश्यकता है। दूसरा,
विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है भाई। ये जो भी विद्यालय हैं उनमें पढ़े लिखे टीचर्स तो हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो लोग अच्छे से बच्चों को हैंडल करना नहीं जानते। बिना डीएलएड पास किए या फिर बीएड पास किए उनकी भर्ती कर ली जाती है और वो टीचर पढ़ाते हैं स्कूलों में। उन स्कूलों में पढ़ाएंगे जिनको डीएड बीएड नहीं पता, जिन्होंने कभी ये कोर्स नहीं पढ़ा, वो बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएंगे, कैसे उन्हें सिखा पाएंगे? तो ये चीज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरा, शिक्षण सामग्री का अभाव। बच्चों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल लैब चाहिए, बच्चों को सिखाने के लिए झूला सामान चाहिए, जो आजकल नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्कूल सब एक खरीदने में पैसा खर्च नहीं करते। उनका काम है सिर्फ फीस लो और पैसा बचाओ। इसके वजह से छात्र जो है वो सीख नहीं पाते, तो शिक्षण सामग्री कमी हो जाती है। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा या फिर जो चीजें चाहिए होंगी वो चीजें नहीं होंगी। जैसे मान लो भूगोल पढ़ाना विषय, और भूगोल के लिए जो ग्लोब होता है वही नहीं है, तो कैसे पढ़ाया जाएगा? किताबों की कमी होती है कई बार, है ना। तो इस प्रकार की चीजों का अभाव जो है शिक्षण में अधिगम में बाधा बनता है। अगला, अभिभावकों द्वारा असहयोग। और जो छात्रों के अभिभावक होते हैं वो भी सहयोग नहीं करते। उन्हें लगता है कि उन्होंने पैसा भर दिया, फीस जमा कर दी तो हो गया, टीचर सब संभाल लेगा, स्कूल सब संभालेगा। नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं होगी बच्चे के ऊपर। पढ़ाने के अलावा, पैसे फीस भरने के अलावा और भी चीजें होती हैं जो अध्यापकों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी पालक होते हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए, बराबर आके परस्पर आना चाहिए, शिक्षक से मिलना चाहिए कि बच्चे की सीखने की जो क्षमता है कैसी हुई है, बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, बच्चे कुछ सीखे नया कि नहीं सीखे हैं, कि जैसे थे वैसे ही हैं। इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग होना चाहिए। और सरकारी प्रयासों में उदासीनता। और तो और सरकार भी जो है उदासीन बनी हुई है। सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सरकार को, कोई रुचि ही नहीं है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। सरकार को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, सरकार को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, सरकार को सिर्फ 10वीं 12वीं और कॉलेज के छात्र दिखते हैं। उन्हें बाकी छात्रों की कोई परवाह ही नहीं है कि वो कैसे सीखेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। तो ये भी सरकार का जो प्रयास नहीं होता, इसके कारण भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और एक है विद्यालयों की गुणवत्ता में कमी। जी हाँ, विद्यालयों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, आजकल स्कूल में कमी आ गई। क्यों भाई? जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, एक क्लास में 30 की जगह 40, 50, 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक किस किस पे ध्यान देगा? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं बाधा है अधिगम में। तो ये 5 और 6, ये पूरे टोटल 6 है। इसमें से आप 6 लिख कर आएगा, एक गलत भी हो गया तो आपको पूरा सही मिलेगा ना। तो कम से कम 6 याद रखिए और ये मेन पॉइंट याद रखिए। और इसमें थ्योरी 4-5 लाइन की कुछ भी लिख के आइए, 5-5 लाइन का लिख कर इससे रिलेटेड अपने भाषा में, अपने मन में लिख कर आए भाई, अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, 5 नंबर के लिए पूछा जा चुका था, आगे भी 5 नंबर के पूछने जाने के लिए पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को, इस प्रश्न को जरूर सम्मिलित करेगी। जी हाँ, इस प्रकार की योजना केवल मध्य प्रदेश में चलती है। तो ये है बाल चौपाल। बाल चौपाल पर एक निबंध लिखिए। बाल चौपाल का मध्य प्रदेश में क्या महत्व है, या मध्य प्रदेश सरकार ने जो बाल चौपाल की योजना शुरू की है उसके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया, और राज्यों में नहीं होती, अपने राज्य में होती है, स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, इसलिए खास से बता रहे हैं। ठीक है, और चांसेस है कि सरकार दे दे, क्योंकि सरकार को अपनी तारीफ करवाना पसंद है, तो सरकार इस प्रकार की योजना लाती है। तो अपनी तारीफ करवाने के लिए किताबों में ये चीजें जरूर डाली जाती है, ताकि लोग इंस्पायर हो और लोग जाने की सरकार अच्छा काम भी कर रही है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है। मध्य प्रदेश में शिक्षा और देखभाल के अंतर्गत, जी हाँ, बच्चों में जो एजुकेशन है, बच्चों में जो शिक्षा है, बच्चों की जो देखभाल है, बच्चों की जो शिक्षा है, इसके प्रति समाज को जागरूक करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों को, साथ ही साथ समाज को एवं बच्चों के माता पिता को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए योजना चलाई है। उस योजना का नाम है बाल चौपाल। बाल चौपाल, चौपाल मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, तो आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह की 25 तारीख को, जी हाँ, हर महीने की 25 तारीख को बाल चौपाल मनाई जाएगी, यानी पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। पेरेंट्स मीटिंग होगी, बस आंगनवाड़ी में पेरेंट्स मीटिंग होगी 25 तारीख को, उसी को बोला गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिक्षा और देखभाल के अंतर्गत बाल चौपाल आयोजित की जाती है। इसमें प्रत्येक माह की 25 तारीख को एक सभा आयोजित की जाती है, और इस सभा में कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं, क्या क्या करना है। तो देखिए, पेरेंट्स मीटिंग होगी, बच्चों को जानकारी देंगे कि आपका पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को, पालकों को जानकारी देंगे, आपका बच्चा ये सीखा है, आपके बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं, आपके बच्चे में इतने गुण है और बच्चे में एक कमी है, उसको ये घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करवाइए, उसका शुद्ध लेखन करवाइए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे बच्चों की शिक्षा में क्या आएगी, बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है भाई, बाल चौपाल के उद्देश्य क्या है। पहला,
बच्चों के विकास के प्रति जागरूकता, ठीक है। शिक्षकों में, साथ ही साथ उनके माता पिता और समाज में बच्चों के विकास के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना। बच्चों के एजुकेशन के प्रति ज्यादा लोग सीरियस नहीं होते। बोर्ड क्लास है तो अपने बड़े बच्चों को बहुत डांटेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोर्ड क्लास है, 10वीं में हो तुम, 12वीं में हो तुम। लेकिन वही छोटे बच्चे को नहीं बोलते कि तुम अभी दूसरी तीसरी में, कुछ भी नहीं बोलते, उसके तो खेलने कूदने के दिन है, सही है, लेकिन किंतु उसे पढ़ाई पर भी, उसकी शिक्षा पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जागरूकता लानी है, इसलिए बाल चौपाल मनाई जाती है। दूसरा, माता पिता और समाज में बच्चों के विकास को लेकर जागरूकता, कि बच्चों का जो विकास है वो प्राकृतिक है, किंतु हमें उस पर देखभाल करने की आवश्यकता है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि उनका विकास और अच्छे से हो पाए। आंगनवाड़ी में दी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और आंगनवाड़ी में जो प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा दी जाती है उसके प्रति बढ़ावा देना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, यही उद्देश्य है बाल चौपाल का। तो ये है बाल चौपाल और इसके उद्देश्य। और ये मध्य प्रदेश में प्रत्येक माह की 25 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में मनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों में लगभग 10 से 12 प्रश्न उत्तर को कवर अप किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हो गया हमारा इकाई 1 हमारे इस पूर्व बाल्यावस्था परिचय एवं शिक्षा के तृतीय प्रश्नकर्ता। अब चलिए उससे मिलेंगे हम अगले इकाई को लेकर, जो कि होगा और भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण, जिसमें और भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डीएलएड सिलेबस पाठ्यक्रम को।